Audio Jungle. हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 केमिस्ट्री की सीरीज़, जो कि सबसे पहले स्टार्ट होती है मैटर चैप्टर से। ठीक है, वैसे तो आप लोग फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सब में मैटर चैप्टर क्लास 6, 7 दोनों में पढ़ते आए हो। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देकर हर एक क्लास में आपको मैटर सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया गया है, क्योंकि आप सबसे पहले जान लो कि मैटर होता क्या है। ठीक है, तो क्या होता है मैटर? हर कुछ यूनिवर्स में जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं उनमें हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ मास होता है, और जहाँ भी वो चीज़ प्रेजेंट होती है कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। जैसे कि पेन है मेरा, तो इस पेन को हम जहाँ भी रखेंगे कुछ ना कुछ स्पेस लेगा, और अगर इसका वेट करें तो इसका कोई ना कोई वेट भी होगा। ठीक है, तो ये भी मैटर है, और हम भी मैटर हैं। आसपास की जितनी भी चीज़ें स्पेस ले रही हैं वो सब मैटर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मैटर क्या है? एवरीथिंग है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और मास होता है इसमें। मैटर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। हम बात करें हर एक मैटर किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और हर एक मॉलिक्यूल फिर से डिवाइड होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जिसको हम कहते हैं एटम। ठीक है, तो ये तीन नाम आपको बिल्कुल रट के रखना है कि मैटर मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, मॉलिक्यूल एटम से मिलके बने होते हैं। अब एटम इतने छोटे होते हैं, इतने टाइनी होते हैं कि ये इंडिविजुअल नहीं रह सकते। मीन्स जब भी रहेंगे तो हमेशा ग्रुप बना के रहते हैं। ठीक है, किसी ना किसी के साथ जुड़ कर रहते हैं एटम। मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो हम इतना समझ गए कि मैटर मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है और मॉलिक्यूल एटम से मिलके बने होते हैं। अब ये जो एटम है इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। कौन से? तो पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, और इसके अलावा एक होता है न्यूट्रॉन। ये सब आप लोग पढ़ चुके हो। ओके, अब मैटर 3 स्टेट में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। भाई यूनिवर्स में चीज़ें 3 टाइप से प्रेजेंट होती हैं, या तो सॉलिड होगी, या लिक्विड होगा, या तो गैसियस फॉर्म में होगा। तो इन तीनों स्टेट होती है मैटर की। ठीक है, तीनों स्टेट की हो सकता है अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हों। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर की। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का मतलब ये है कि मैटर जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है, यानी मॉलिक्यूल्स, तो उन मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर कैसा है वो बात की गई है इसमें। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, बिहेवियर होता है। तो 3 मेन बिहेवियर होते हैं इसके। मॉलिक्यूल एक तो रेंडमली मूव करता रहता है। ठीक है, हर एक मॉलिक्यूल कभी भी फिक्स नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं मूवमेंट उसका रहता है। हो सकता है कम हो सकता है ज़्यादा हो। ठीक है, और दूसरी बात, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। जितने भी मॉलिक्यूल्स मैटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं सब के बीच में थोड़ा थोड़ा जो गैप होता है उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। थर्ड पॉइंट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। ठीक है, हर एक 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये 3 बिहेवियर हैं, हमें पता होने चाहिए। इन्हें ही हम मिलाकर कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ओके, सबसे पहले बात करते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, तो हर एक मॉलिक्यूल मैटर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उन सब में अपनी एक एनर्जी होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक का मतलब ये होता है मूवमेंट, यानी मूव करने के लिए एक एनर्जी होती है। आप उस एनर्जी को जब बढ़ा दोगे ना तो वो मूवमेंट और फास्ट हो जाएगा, अगर घटा दोगे तो मूवमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो मूवमेंट है उनका वो किस पे डिपेंड करता है? तो उसके अंदर प्रेजेंट एक काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो मॉलिक्यूलर जो है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सबके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। आप इंक्रीज करोगे उनकी काइनेटिक एनर्जी को तो मूवमेंट भी फास्ट होगा, और अगर डिक्रीज करोगे तो मूवमेंट उसका कम हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टेट वाइज डिपेंड करता है कितना मूवमेंट होता है। जैसे सॉलिड में बात करें तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं आप लोग पढ़ चुके हो, बहुत ज़्यादा डेंस्ड होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत पास मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। मीन्स उनके बीच में जो गैपिंग होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत कम होती है, जिसकी वजह से मूवमेंट की जगह तो मिलती नहीं है उन लोगों को। तो बहुत रैंडम मूवमेंट होता है, बहुत ही जिगजैग, बहुत ही हल्का फुल्का मूवमेंट वहाँ पर होता है।
ठीक है। वही बात करें लिक्विड की, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो है सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े से दूर होते हैं, मीन्स स्पेस इसके बीच में ज़्यादा होता है, तो इनको मिलती है जगह। अब जब जगह मिलती है तो आराम से लोग मूव करते हैं थोड़ा। अब देखो यहाँ गैस के फॉर्म में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, तो यहाँ पर इन लोगों को तो बहुत जगह मिलती है, ये लोग आराम से वॉक कर सकते हैं। तो गैसेस स्टेट में हम कह सकते हैं जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनका मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मूवमेंट सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में उससे ज़्यादा और गैसेस में सबसे ज़्यादा। आप इसी में टेम्परेचर इंक्रीज करके या डिक्रीज करके इनके मूवमेंट को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट बात आती है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की। तो अभी हमने बताया जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सबके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं तो इनके बीच गैप कम होता है, और लिक्विड में उससे थोड़ा दूर होते हैं तो इनके बीच का गैप थोड़ा ज़्यादा होता है। गैसेस स्टेट में बहुत ही दूर दूर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इनके बीच का जो गैपिंग है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसी गैप को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यहाँ पर भी आप इनके बीच के टेम्परेचर को इंक्रीज करके या डिक्रीज करके इनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। मीन्स अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो मॉलिक्यूल मूव होंगे, ज़्यादा जगह लेंगे, तो जब ज़्यादा जगह लेंगे तो मूवमेंट की वजह से उनके बीच में गैपिंग भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो तो उनके बीच में मॉलिक्यूलर स्पेस कम हो जाएगा, मीन्स मूवमेंट भी कम हो जाएगा, एक दूसरे के पास वो आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट बात आती है मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। हर एक मॉलिक्यूल के बीच में जितना स्पेस होता है उसके अकॉर्डिंग उनके बीच में क्या होता है, एक मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो पास पास रहते हैं अपने। अगर आप यहाँ पर उसको टेम्परेचर को बढ़ा दो तो मॉलिक्यूल क्या होगा, मूवमेंट स्टेज पे आ जाएंगे, मूव करने लगेंगे इधर उधर, ज़्यादा मूवमेंट होगा, फास्ट मूवमेंट होगा, जिसकी वजह से उनके बीच का स्पेस कम होगा, और स्पेस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा पास में मॉलिक्यूल होते हैं सॉलिड के तो इनके बीच में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जबकि लिक्विड में उससे कम होते हैं तो वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है, और गैसेस फॉर्म में यहाँ पर कम होता है, सबसे ज़्यादा इसमें होता है, उससे कम इसमें होता है। और गैसेस फॉर्म के मॉलिक्यूल बहुत ही दूर दूर होते हैं, ज़्यादा मूवमेंट होता है, इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है। यहाँ हम कह सकते हैं सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स और लिक्विड में उससे भी कम और गैस में उससे भी कम होता है। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात आती है तो वहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के फोर्स और दिखाई देते हैं, एक होता है एडहेशन फोर्स, एक होता है कोहेजन फोर्स। कोहेजन फोर्स का मतलब होता है जब सेम टाइप के मॉलिक्यूल एक दूसरे से आपस में एक फोर्स के थ्रू जुड़े रहें तो उसको कहते हैं कोहेजन फोर्स, ठीक है। जैसे H2O के सारे मॉलिक्यूल हैं तो आपस में एक फोर्स उनके बीच होता है जिसकी वजह से वो जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, इस फोर्स को हम कोहेजन फोर्स कहते हैं। और एडहेशन का मतलब होता है जब डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं उसे कहते हैं एडहेशन फोर्स। जैसे कोई भी लिक्विड होगा, आप जब उस लिक्विड में अपना हैंड डिप करोगे, कोई भी लिक्विड हो, ऑयल हो, वाटर हो, या कोई एसिड हो, या फिर कोई बेस हो, कुछ भी हो, कोई भी लिक्विड हो, आप जब उसमें हैंड अपना डिप करोगे तो वो थोड़ी देर के लिए गीला रह जाएगा, ठीक है। यानी कि उसमें वो लिक्विड हाथ में आपके लगा रह जाएगा, पूरी तरह से हटेगा नहीं। क्यों नहीं हटता है, क्योंकि वहाँ पर वो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है वो जुड़े रह जाते हैं आपके हैंड से, यानी आपके हैंड का जो मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल है, यानी कि दो अलग अलग, ये मान लो वाटर है और ये आपका हैंड का मॉलिक्यूल है, तो ये दोनों आपस में एक फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं, जिस फोर्स को हम कहते हैं एडहेशन फोर्स, ओके। तो एडहेशन फोर्स का सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया, आप अपने हाथ को गीले करोगे तो वो जल्दी से ड्राई नहीं होंगे, ठीक है, कुछ देर के लिए वेट रहते हैं, तो ये एडहेशन फोर्स की वजह से होता है। और कोहेजन फोर्स, अगर आपने कुछ ड्रॉप ऑफ वाटर आपने रख दिए हैं किसी भी जगह सरफेस पर, किसी भी जगह आपने थोड़े से डाल दिए हैं, तो वो जितने भी कांटेक्ट में आएंगे एक दूसरे के साथ जुड़े रह जाएंगे। या आपने थोड़ा सा पानी गिराया है ग्लास से, तो वो जो जितने भी मॉलिक्यूल हैं वाटर के वो एक दूसरे से खींचे हुए रहेंगे, यानी एक दूसरे से अटैक्ट रहेंगे, आपस में साथ में रहने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या फिर
एक और एग्जांपल देखें तो जब आप स्ट्रॉ से पानी पीते हो तो क्या होता है, वाटर का एक भी मॉलिक्यूल जब ऊपर खिंचता है तो उसके साथ जुड़े हुए सारे मॉलिक्यूल वाटर के खींचे चले आते हैं आपके मुंह की तरफ। ठीक है, तो ये एक तरह का कोहेजन फोर्स की वजह से पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ये दो फोर्स होते हैं, एडहेशन एंड कोहेजन। एडहेशन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फोर्स ऑफ एडहेशन। ठीक, और द मॉलिक्यूल ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्ट टू ईच अदर बाय द फोर्स कॉल्ड कोहेजन। ठीक है, तो अब हम समझ गए क्या होता है कोहेजन और क्या होता है एडहेशन। सॉरी, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। भाई किसी भी मैटर का जो स्टेट है वो कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी। तो काइनेटिक थ्योरी में हमने देखा था कि जैसे ही हम किसी भी चीज़ की एनर्जी को इंक्रीज़ करते हैं, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर की एनर्जी को इंक्रीज़ करते हैं तो उनके जो मॉलिक्यूल हैं उनका काइनेटिक पावर बढ़ जाता है, यानी काइनेटिक एनर्जी उनकी भी बढ़ जाती है। ठीक, जिसकी वजह से वो मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। अब मूवमेंट उसमें जब ज़्यादा हो जाता है, फास्ट हो जाता है, तो फास्ट मूवमेंट किस में देखने को मिलता है, या तो लिक्विड में देखने को मिलता है, और उससे भी ज़्यादा फास्ट मूवमेंट देखने को मिलता है गैस में। ठीक है, इसी वजह से उनका स्टेट चेंज होने लगता है। ठीक है, और जैसे ही आप उसके टेम्परेचर को डाउन करते हो तो भी क्या होता है, उसके अंदर का जो मॉलिक्यूल है उसका काइनेटिक पावर घट जाता है, और घटने की वजह से उनका मूवमेंट भी घट जाता है, और मूवमेंट घटने की वजह से क्या होता है, वो अपना स्टेट चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3-4 प्रोसेस हैं जो यूज़ में होती हैं, जैसे कि मेल्टिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और फ्रीजिंग। ठीक, मेल्टिंग का मतलब होता है जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं। यानी कि आपने आइस में थोड़ी सी एनर्जी दी या फिर आइस को बाहर निकाल के रख दिया तो वो अपने आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, और जिससे वो मेल्ट होने लगता है लिक्विड में। ठीक है, इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं। इवेपोरेशन किसे कहते हैं, तो जब कोई लिक्विड फॉर्म आसपास की एनर्जी को अट्रैक्ट करता है या फिर उसको हम अलग से हीट प्रोवाइड करते हैं और वो उसके जो अंदर के मॉलिक्यूल होते हैं एनर्जाइज हो जाते हैं और गैसेस स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। ओके, कंडेंसेशन क्या होता है, तो यही गैसेस मॉलिक्यूल जब थोड़े ठंडे हो जाते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। अब यही लिक्विड को अगर आप और भी कूल डाउन कर दो, एनर्जी इसकी पूरी निकाल लो, इसे रेफ्रिजरेटर में रख दो, तो ये सॉलिड फॉर्म यानी आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रीजिंग। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस जो हैं टेम्परेचर से रिलेटेड हैं। जैसे आपने कोई सॉलिड आइस है उसको मेल्ट किया, लिक्विड फॉर्म में आ गया, लिक्विड फॉर्म में आने के बाद आपने और उसको हीट किया तो इवेपोरेशन फॉर्म में आ गया, यानी वेपर फॉर्म में आ गया। ठीक, उसको आपने अगर कूल डाउन किया तो क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया। फिर से अगर आपने और भी ज़्यादा कूल डाउन किया तो वो फ्रीजिंग हो गया उसका, और फिर से आपका वो आइस बन गया। एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि कौन सा ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में मिलता है, तो आंसर होगा वाटर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाई डज अ चेंज ऑफ मैटर स्टेट, क्यों मैटर का जो स्टेट है वो कैसे चेंज होता है, कौन कौन से फैक्टर्स इसमें डिपेंड करते हैं। मीन्स 2 चीज़ें मैटर करती हैं, हर एक मैटर को स्टेट में कन्वर्ट, दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक तो टेम्परेचर को, अभी आपने एग्जाम्पल पीछे देखा कि सॉलिड मतलब आइस क्यूब को आप मेल्ट करोगे तो उसके लिए टेम्परेचर डाउन करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो गैसेस फॉर्म में आ जाएगा। तो वहाँ पर पूरा खेल क्या होता है, टेम्परेचर का होता है। ठीक है, यानी आप समझ सकते हो कि अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करो या फिर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करो तो आप मैटर के स्टेट को कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा फैक्टर ये है कि जब आप उसके प्रेशर को चेंज कर लो, मीन्स प्रेशर को या बढ़ा लो या घटा लो, उससे भी आप मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हो। कैसे, देखो जो मैटर होता है सॉलिड फॉर्म में है अगर, तो उसके मॉलिक्यूल्स देखो कितने कितने पास पास होते हैं। ठीक, लिक्विड फॉर्म में है तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या है, थोड़े दूर हैं। गैसेस फॉर्म में है तो उसके मॉलिक्यूल्स और भी दूर हैं।
तो एक बात बताओ कि क्या मॉलिक्यूल्स को, गैसेस वाला जो फॉर्म है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको इतना पास लाया जाए जितना कि सॉलिड में होते हैं, तो क्या वो सॉलिड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो सकता? हो सकता है। ठीक है, कैसे? आप इसको प्रेशर लगा के इतना ज़्यादा पास ले आओ सारे मॉलिक्यूल्स को कि ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। आपने CO2 गैस ली, ठीक है, उसको आपने कंप्रेस किया, उसको दबाया, इतना ज़्यादा दबा दिया कि लिक्विड फॉर्म में आ गया वो, मतलब सारे मॉलिक्यूल इतने पास आ गए जितना कि लिक्विड स्टेट के मैटर में होते हैं। ठीक, तो लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब आपने उसको और भी ज़्यादा कंप्रेस किया तो और भी पास आ गए वो, जितना कि एक सॉलिड में मॉलिक्यूल होते हैं। तो क्या हो गया, आपने CO2 गैस को पहले कंप्रेस करके, प्रेशर डाउन करके उसका बढ़ाकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया और भी ज़्यादा प्रेशर लगा के उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो CO2 का सॉलिड फॉर्म होता है ड्राई आइस। ड्राई आइस के फॉर्म में आपको CO2 मिलता है सॉलिड फॉर्म में। तो हम समझ गए दो तरह के फैक्टर होते हैं, एक तो टेम्परेचर और एक तो प्रेशर। इन दोनों को आप चेंज करके किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब हाँ, रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है, हर एक गैस के प्रेशर को डाउन करने की या फिर इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। टेम्परेचर में भी यही होता है। अब एक चीज़ है, अभी तक आप लोग कितना 6th 7th 8th में पढ़ते आए हो कि जो मैटर है 3 टाइप का होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। लेकिन यहाँ पर एक दो डिफरेंट टाइप के मैटर भी होते हैं, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं, एक होता है प्लाज्मा मैटर, दूसरा होता है बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट मैटर। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट टाइप के मैटर कौन से होते हैं? ये डिफरेंट टाइप के मैटर बाद में इन्वेंट किए गए। कैसे? तो देखो कैसे बनाया गया। ये प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा मैटर एक 4 टाइप का मैटर है। अगर आप आइस लो, उसको इंक्रीज़ करो, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो क्या होगा? लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करोगे टेम्परेचर तो क्या होगा? गैसेस फॉर्म में, यानी वेपर फॉर्म में आ जाएगा। अगर इस वेपर का भी इतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दो, इतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दो कि सोचो इसके अंदर का जो एटम है, जितने भी एटम्स हैं, वो एटम के अंदर क्या होते हैं, कितने पार्टिकल होते हैं? अभी हमने बताया था आपको, पॉजिटिव यानी प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, बाकी न्यूट्रॉन भी होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो जाए, मीन्स इतना ये लोग एनर्जाइज हो जाएं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से दूर हट जाएं। ठीक है, तो क्या बचेगा? उस मैटर के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज और बहुत सारे नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। तो इस तरह का जब जो एटम, जो मतलब एटम का फॉर्म होता है, यानी मैटर का जो फॉर्म होता है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, तो व्हेन गैस ऑन हीटिंग वेरी हाई टेम्परेचर चेंज टू प्लाज्मा। प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। ओके, तो आप समझ गए। अभी आप लोग बहुत कुछ पढ़ोगे इसके बारे में 9th और 10th स्टैंडर्ड में या फिर BSCs में। ठीक है, अभी आपके कोर्स में इतना ही है। अब ये जितने भी स्टार होते हैं ना, इंक्लूडेड सन भी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से इसके अंदर का जो भी मैटर होता है वो इसी फॉर्म में मिलता है, हमेशा प्लाज्मा के ही फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आए कि सन में या फिर स्टार्स में किस टाइप का मैटर मिलता है, तो आप बताओगे प्लाज्मा टाइप का मैटर मिलता है। ओके, और एक चीज़ जो हमारे जनरल लाइफ में यूज़ होता है, जैसे कि नियॉन गैसेस के जो बल्ब बनते हैं या फिर फ्लोरेसेंट जो ट्यूबलाइट्स होती हैं, वो ग्लो कैसे करती हैं? तो वो इसी फिनोमेना से, उसमें टेम्परेचर बढ़ा के उसके गैस के इलेक्ट्रॉन को फ्री किया जाता है, जिसकी वजह से वो ग्लो करते हैं। तो इसी फिनोमेना पे वो भी वर्क करते हैं। अब ये आता है बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट मैटर। तो एक साइंटिस्ट थे 1920 में, इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने एक डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट दिया और बहुत सारे स्टडी करके बताया कि एक 5th टाइप का, 5th स्टेट ऑफ मैटर भी होता है, जो उन्होंने कैसे बनाया कि एटम्स को बहुत ज़्यादा कूल डाउन कर दिया, टेम्परेचर बहुत ही लो कर दिया, जिसकी वजह से एक डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, जिसको उन्होंने कहा बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। ठीक है, अब इसके बारे में आप डिटेल में आप 9th क्लास में पढ़ोगे। अभी सिर्फ इतना ही है, ठीक है, कि एक 5th टाइप का भी मैटर होता है जो बहुत ज़्यादा कूल करके बनाया जाता है।
ठीक है, तो ये था बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब जहाँ भी कंजर्वेशन ऑफ मास की बात आती है तो वहाँ पर मतलब होता है स्टोरेज का। मीन्स कह सकते हो जो भी मास है, जो भी जितना भी मैटर है, ना तो कभी क्रिएट किया जा सकता है ना कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, तो किसी भी, ना वो कोई फिजिकल रिएक्शन हो या फिर कोई केमिकल रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो, आप किसी भी मैटर को क्रिएट भी नहीं कर सकते हो, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो। सिर्फ आप एक फॉर्म से आप दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। मीन्स अगर आपने 100 ग्राम आइस ली तो 100 ग्राम वाटर ही आपको मिलेगा मेल्ट होके, ना इससे ज़्यादा मिलेगा ना इससे कम मिलेगा। इसी बैलेंस को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने 1 kg वुड लिया, उसको जलाया, जलाने के बाद जो आपको ऐश मिला या इससे जो भी गैसेस हैं या इससे जो भी धुआं है वो सब मिलाकर, उन सब का वेट मिलाकर आपको 1 kg ही दोनों साइड मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कोई भी रिएक्शन होगा, आपका जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। मास ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट मास। ठीक है, तो इसी लॉ को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इतना ही टॉपिक था मैटर चैप्टर में। आपके कुछ एक्स्ट्रा हो तो ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।